नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज़ को जैसे अपन कहते हैं कि शोधन क्षमता अनुपात, यानी रेशियोज टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये वो अनुपात होते हैं जो कि किसी भी जो व्यावसायिक संस्था होती है उसकी जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो उसकी देनदारियां होती हैं, उनको पे करने की उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो उसके बारे में पता लगाने वाले रेशियोज़ होते हैं। यानी वो अपनी देनदारियों को कितने अच्छी तरीके से पेमेंट कर रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये किसी भी व्यावसायिक संस्था की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको भी ये प्रकट करते हैं, ये रेशियोज़। कई बार हमने देखा है कि एक संस्था की बहुत ज़्यादा लेनदार होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा डिवेंचर्स लोन्स होते हैं, तो होता ये है कि उसकी जो लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसके ऊपर एक इंटरेस्ट का हेवी बर्डन हो जाता है और इससे वो संस्था एक वित्तीय संकट में फंस जाती है। तो कुछ इस प्रकार के जो रेशियोज़ होते हैं जो ये प्रकट करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसके लिए जो शॉर्ट टर्म जो उसके जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म अल्पकालीन जिनका इंटरेस्ट होता है, दूसरे जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी संस्था को लोन देना चाहते हैं या जो ऑलरेडी जिन्होंने लोन दे रखा है वो जानना चाहते हैं उस संस्था के बारे में, तो अलग अलग इसका उद्देश्य हो गया। यानी एक ऐसे जो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानना चाहते हैं, जो अल्प समय के लिए संस्था को उधार देना चाहते हैं या संस्था को माल उधार बेचना चाहते हैं, वो रेशियो जानना चाहते हैं। और दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए संस्था को उधार देना चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जानना चाहेंगे। तो ये एक मोटी सी बात सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में हुई कि ये वास्तव में क्या चीज़ होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में जानते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का यहाँ मोटे तौर पर जो मतलब होता है वो यही होता है कि लगभग 12 महीने के अंदर जितनी देनदारियाँ होती हैं, देना होता है, उनके बारे में ये बताते हैं। यानी अल्पकाल का मतलब यहाँ 12 महीने की अवधि होती है और इसके लिए जो अनुपात निकाले जाते हैं उसकी कि भाई अल्पकाल में उसकी शोधन क्षमता कैसी है। इसके लिए सबसे पहला जो अनुपात होता है वो करंट रेशियो होता है, जो महत्वपूर्ण रेशियो होता है, जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अनुपात में ज्ञात करते हैं हम। करंट असेट्स के अंतर्गत अपन ये जानते हैं कि कौन कौन सी संपत्तियां सम्मिलित की जाती हैं, जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, यूज टूल्स हैं, और जैसे इसी तरीके से एक्रूड इनकम है। तो ये कुछ जो चालू संपत्तियां होती हैं जो कि अपन देखते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। और ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज़ इसी तरीके से बीआर होते हैं, वो भी करंट असेट्स होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत अपन देखते हैं कि क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स पेएबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस इनकम हो सकती है। तो इस तरीके की ये जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत ये आते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं और ये जो है उसकी चालू दायित्व की भुगतान की योग्यता का माप होता है। ये अनुपात ये उसकी सापेक्षिक तरलता का भी प्रमाण होता है। वैसे ये अनुपात जितना ऊंचा होता है उतनी लेनदारों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि लेनदारों का अधिकांश जो कवरेज है वो करंट असेट्स के द्वारा हो जाता है,
क्योंकि यदि ये अनुपात ऊंचा है तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी अल्पकालीन ऋण देय होंगे उनका भुगतान हो जाएगा। इसका आदर्श जो अनुपात है वो 2:1 का होता है, यानी अगर एक करंट लाइबिलिटी है तो उसको कवरेज के लिए 2 रुपये की करंट असेट्स होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए एक आदर्श स्थिति है, इससे ज़्यादा अगर ये होता है तो ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ जाता है 3-4 इस तरीके से, तो ये भी कोई अच्छी बात इसलिए नहीं होती है कि इसका अर्थ ये होता है कि उसकी जो करंट असेट्स में स्टॉक में ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, वो भी अच्छी बात नहीं होती। डेटर्स में ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो ये अगर ये बहुत लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो ये भी उसकी अच्छी स्थिति का परिचायक नहीं होती है। दूसरा रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं वो लिक्विड रेशियो होता है, उसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, उसका नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स के अंदर अपन करंट लायबिलिटीज़ का भाग दे देते हैं, तो ये रेशियो आ जाता है। वास्तव में लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, जो अपनी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को अगर अपन माइनस कर देंगे तो बाकी एसेट्स हैं वो क्विक एसेट्स यानी तरल संपत्तियां बच जाती हैं। और तरल संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें जब चाहें आवश्यकता के अनुसार नकद धन में बदल सकते हैं बिना किसी पूंजीगत हानि के। यहाँ ये ध्यान रखना है कि तरल संपत्तियों में वे संपत्तियां सम्मिलित होती हैं जिनको बिना किसी पूंजीगत नुकसान के और नकद धन में बदल सकते हैं। और इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को हम लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं करंट एसेट्स में से, तब वो लिक्विड बच जाती हैं। और इसका रीज़न स्पष्ट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्योंकि उसको तो नकद धन में बदल ही नहीं सकते, वो तो पहले से ही पेमेंट किए भी चीज़ है, तो वापस थोड़े आएगा पैसा, उससे आना नहीं है। दूसरी जो संपत्ति जो स्टॉक के रूप में होती है उसको भी अगर अपन ने चाहा कि इसको तुरंत बेचें तो औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ेगा और इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती। मतलब तुरंत अगर नकद धन में बदलेंगे तो उससे नुकसान होता है, इसलिए स्टॉक को भी अपन लिक्विड एसेट्स नहीं मानते, क्विक एसेट्स के रूप में नहीं मानते। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है, यानी जितनी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो जो ही दे होती हैं उनके लिए लिक्विड अवेलेबल है पूरा पेमेंट करने के लिए, तो ये 1:1 का रेशियो इसका आदर्श अनुपात होता है। ये कुछ रेशियोज जो हैं वो अपने क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो जो है वो इसका जो दो मुख्य रेशियो इसके कैलकुलेट अपन ने करते हैं। इसके अलावा कई बार एक जो रेशियो अपन ने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अगर कैश रेशियो भी अपन कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और कैश रेशियो के अंतर्गत जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें कैश एंड बैंक बैलेंस को लिया जाता है, वो ऊपर आते हैं और नीचे करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं, तो वो कैश रेशियो होता है। तो उसको लगभग कहते हैं कि भाई कम से कम एटलीस्ट जितनी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका 50% तो कैश बैलेंस आपके पास होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आता है दूसरी सॉल्वेंसी का काइंड। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को पता लगाने के लिए ये सॉल्वेंसी एक्चुअल में 1 से 3 साल की अवधि के लिए जो देनदारियां होती हैं जिनका भुगतान करना होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से संबंधित होते हैं। तो ये दीर्घकाल में एक संस्था की शोधन क्षमता कैसी रहेगी, उसकी ऋणों का भुगतान करने की क्षमता कैसी रहेगी, ये पता लगाने के लिए इन अनुपातों की गणना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रेशियोज होते हैं। इनमें सबसे पहला रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। देखिए डेट इक्विटी रेशियो जो होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए डेट अपन इक्विटी इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट का मतलब सभी प्रकार की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसमें करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड लाइबिलिटी दोनों जोड़ लेते हैं। और इक्विटी के अंतर्गत अपन शेयर होल्डर्स फंड का भाग दे देते हैं, तो वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं, शेयर होल्डर फंड यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और डेट के अंदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आती हैं, तो लाइबिलिटीज़ जैसे कॉलम होता है उसके दो हिस्से हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल लाइबिलिटीज़। तो ये जो रेशियो है ये कुल संपत्तियों का कितना हिस्सा, जैसे मान लीजिए 1 रुपये की कुल एसेट्स हैं उसमें से कितनी तो इक्विटी से खरीदी गई हैं और कितनी डेट से खरीदी गई हैं, तो वो डेट और इक्विटी का हिस्सा इससे पता चल जाता है। मान लीजिए ये डेट इक्विटी रेशियो 0.7 आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्विटी है वो 1 रुपया है और जो डेटर हैं वो डेट है उसमें 0.7 है।
तो 1 रुपये 70 पैसे की जो असेट हुई, मान लो टोटल मिला करके दोनों को जोड़ते हैं तो उसमें से 1 रुपया तो दिया गया है इक्विटी से और 70 पैसे दिए गए हैं डेट से। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो वो टोटल असेट्स आ जाती हैं, यानी डेट प्लस इक्विटी इक्वल टू टोटल असेट्स। तो अब कुल संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन है वो ऋणों की बजाय स्वामियों पर ज़्यादा निर्भर है अगर मान लीजिए, तो ये बाह्य लेनदारों का हित सुरक्षित माना जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, ये रेशियो 1 से जितना कम आता है, थोड़ा कम आना चाहिए, तो इससे जो है वो देनदारों की सुरक्षा, लेनदारों से की देनदारियों के बारे में सुरक्षा ज़्यादा होती है। दीर्घकालीन ऋण या बाह्य लेनदारों के हित ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तो ये इस रेशियो की जो है वो है, और ये 1 से थोड़ा कम आना ही इस रेशियो का अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कुल संपत्तियों का प्रबंधन स्वामी पूंजी से ज़्यादा हुआ होता है। इसके बाद में अपन करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्चुअल में ये स्वामी अनुपात कहलाता है हिंदी में, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इसका फॉर्मूला होता है। और प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड जिसको अपन कहते हैं वो होता है, या इसको नेटवर्थ भी उसका जो नाम होता है। और इसको कैलकुलेट करने के शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी ये इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं। और अब ये कुल संपत्तियों का कितना भाग जो है वो, मान लीजिए कुल संपत्तियाँ 1 रुपये की हैं और उसमें प्रोप्राइटर फंड मान लीजिए 70 पैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटर ने जो पैसा दिया है वो 30% है, टोटल एसेट्स में से 70%, और बाकी 30% है वो आउटसाइड लायबिलिटीज से। तो अगर ये अनुपात 1 से कम आता है, 1 से तो ये डेफिनेटली कम आएगा, लेकिन ये थोड़ा अपेक्षाकृत कम आता है किसी दूसरी संस्था से अनुपात में। तो इसका मतलब ये होता है कि वो संस्था जो है वो उसकी ऋण भुगतान की जो के ऊपर ब्याज का इतना ज़्यादा दबाव नहीं है, जितना ये अनुपात कम आएगा उतना ही थोड़ा ठीक माना जाएगा। यदि उसके कुछ दूसरे डिमेरिट्स भी होती हैं कि इसके कारण से इक्विटी ज़्यादा हो जाती है और ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता है, लेकिन अपन एक सुरक्षा की जब बात करते हैं तो ये अनुपात जो है वो अपेक्षाकृत जो है वो ऊंचा आएगा। ऊंचा का मतलब यहाँ पर 1 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा नज़दीक आता है 1 से, या हम ये कह सकते हैं कि 50-60% से ज़्यादा अगर ये आता है 0.6 से ज़्यादा तो ये अच्छा रहता है। सोल्वेंसी रेशियो ये सोल्वेंसी रेशियोज हैं, ये सोल्वेंसी रेशियो है। तो ये सोल्वेंसी रेशियो एक शोधन क्षमता का सीधा हिस्सा अनुपात ये होता है कि इसमें लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स लिया है, ये लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स लिया। तो ये जो पहले वाला जो डेट इक्विटी रेशियो था वो ही इसी के ये 2 पार्ट हैं। अगर हम प्रोप्राइटरी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो को ऐड करेंगे तो ये एक्चुअल में 1 आएगा, इसका जोड़ जो है 1 के बराबर आता है। कुल संपत्तियों का कितना भाग बाह्य पक्षकारों के द्वारा यानी ऋणदाताओं के द्वारा दिया गया है या प्रबंधित है, ये इस अनुपात के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये रिलेशनशिप जो होती है इन दोनों के बीच में, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो का जोड़ 1 हो जाता है। और सोल्वेंसी रेशियो में यदि प्रोप्राइटरी रेशियो को अपन डिवाइड करते हैं सोल्वेंसी रेशियो को प्रोप्राइटरी रेशियो से डिवाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, डेट इक्विटी रेशियो प्राप्त होता है। और तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप भी अपने को दोनों की ध्यान होनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो जो होता है वो नेक्स्ट इसका लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए फिक्स्ड एसेट्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स रेशियो कैसे निकाला जाता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट फिक्स्ड एसेट्स का भाग दे देते हैं। तो ये दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स का नेट फिक्स्ड एसेट्स रेशियो होता है, वो जो है उसको अपन क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो कहते हैं। डेफिनेटली ये रेशियो जो है वो 1 से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये रेशियो जो होता है वो जितना थोड़ा सा कुछ अधिक आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कुछ भाग जो होता है वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का, अगर ये नेट फिक्स्ड एसेट्स के बराबरी हो जाएगा तो उसमें ये हो जाएगा भी कि अधिकांश भाग जो है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का वो फिक्स्ड एसेट्स में ही लग गया। तो कुछ हिस्सा ऐसा बचना चाहिए उसका कि वो जो है वो वर्किंग कैपिटल में भी लगना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर अपन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, उसमें सारी वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो तो शेयर होल्डर्स फंड होता है। और फिर डेट के अंदर अपन जो है लॉन्ग टर्म डेट के अंदर जो है वो अपन लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज लेते हैं।
और नेट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आता है। ये अनुपात 1 से थोड़ा अधिक आना ठीक रहता है, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि विनियोजित पूंजी का कुछ हिस्सा है वो जो कार्यशील पूंजी में लगता है, इसका आदर्श अनुपात 1.5:1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स 1 रुपया होती है तो उसके अगेंस्ट में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 1 रुपया 50 पैसा होती है। हम ये कहते हैं कि अगर 1 रुपया 50 पैसे की नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है मान लीजिए कहीं, तो उसमें से 1 रुपया तो उसने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा है, इसका मतलब 50 पैसे उसने वर्किंग कैपिटल में लगा रखे हैं। और इसको हम उल्टे रूप में भी लिख देते हैं, कई बार फिक्स्ड एसेट्स अपन नेटवर्थ से भी इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार क्या है, जैसे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है उसी हिसाब से अपन करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स अपन नेटवर्थ से भी ज्ञात करते हैं, ये 0.67 इसका आदर्श अनुपात माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया अगर नेटवर्थ है तो उस 1 रुपये में से 67 पैसे जो है यानी 67 पैसे जो है वो उसने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखे हैं, बाकी 33 पैसे जो है वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है। तो ये इस तरीके से इंटरप्रिटेशन इसका होता है। आप कैसे भी करें, आप नेट कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स करें या फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड करें या फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेटवर्थ करें, जैसा भी पोजीशन है उसके हिसाब से ये रेशियो कैलकुलेट होता है। डेट सर्विस रेशियो आता है इसका लॉन्ग टर्म सर्विस। डेट सर्विस एक्चुअल में डेट की सर्विस कहते हैं। और डेट की सर्विस क्या होती है? डेट की सेवा कौन करता है? इंटरेस्ट करता है। तो एक तरह में ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसको कहते हैं, डेट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इसके लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का भाग दे देते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जितना फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस बनता है उस चार्ज को घटाने से पहले जितने प्रॉफिट कवरेज होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस की चीज़ को पूरा कर पाएगा। यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम PBIT बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट के बर्डन को वहन कर सके। जैसे मान लीजिए PBIT 10 लाख रुपये है और इंटरेस्ट का बर्डन अगर 6 लाख रुपये 7 लाख रुपये भी होता है तो ऐसी स्थिति में जो है वो फिर भी नेट प्रॉफिट कुछ न कुछ शेष रह जाएगा। लेकिन अगर PBIT मान लीजिए 6 लाख रुपये है और इंटरेस्ट का बर्डन 7 लाख रुपये है तो ये तो घाटा वहीं आ गया, तो वो फिर इंटरेस्ट का पेमेंट पूंजी में से दिया हुआ माना जाएगा, तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये अनुपात जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। और एक आदर्श अनुपात की स्थिति में ये 3:1 का होता है। यानी अगर 1 रुपये का इंटरेस्ट का बर्डन एनुअली आता है तो उसके अगेंस्ट में 3 रुपये की PBIT आनी चाहिए, 3 रुपये का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आना चाहिए, जिससे कि 1 रुपया घटाने के बाद में भी 2 रुपये का नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बच जाता है या PBT बच जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाता है। कुछ इसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देखें तो तरल संपत्तियों से क्या आता है, तो ये आपको बताया है जी, जैसे बिना किसी पूंजीगत नुकसान किसी से तुरंत नकद धन में बदल सकें वे तरल संपत्तियाँ होती हैं। चालू अनुपात ज्ञात होते हुए भी तरल अनुपात क्यों ज्ञात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो ये भी अपन ने एक स्थिति की देखी थी कि भी कई बार चालू अनुपात के अंतर्गत तो क्या होता है, जैसे मान ली फिक्स्ड वो स्टॉक वगैरह या डेटर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा हो सकती है और इसके कारण से चालू अनुपात तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उसके पास तुरंत नकद भुगतान करने के लिए तरल अनुपात निकाला जाता है कि तरल रूप में उसके पास में तुरंत इंस्टेंट मनी कितनी उपलब्ध हो सकती है, तो उसका पता लगाने के लिए तरल अनुपात निकालना ज़रूरी हो जाता है। चालू संपत्तियाँ किन्हें कहते हैं ये आपको अभी पीछे बताया हुआ ही है। ऋण सेवा, ऋण की सेवा यानी ब्याज जितना भुगतान होता है ऋण की सेवा होती है। शुद्ध विनियोजित पूंजी और दीर्घकालीन कोषों का विनियोज किस में किया जाता है? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या दीर्घकालीन कोषों का विनियोज किस में किया जाता है? अथवा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है? तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये इसका इक्वेशन बनता है, ध्यान रखना है आपको। और दीर्घकालीन कोषों का जो विनियोजन है 2 मुख्य कार्य में किया जाता है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स में और दूसरा वर्किंग कैपिटल में। इसीलिए इस इक्वेशन बनती है लॉन्ग टर्म फंड्स और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। यदि शुद्ध संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा स्थायी संपत्तियों में विनियोजित हो तो इसका क्या अर्थ निकलता है? यदि अधिकांश स्थायी संपत्तियों में विनियोजित हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है और क्या ये अच्छी दीर्घकालीन शोधन क्षमता का परिचायक है? ये बिल्कुल नहीं है। यदि किसी हिस्सा स्थायी संपत्तियों में विनियोजित हो अधिकांश हिस्सा, इसका मतलब ये अर्थ निकलता है कि उसने जो है वो वर्किंग कैपिटल में उसका विनियोजन बहुत कम है, और वर्किंग कैपिटल में जब विनियोजन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि जो है वो संस्था ने जो है वो अधिकांश उसका जो
जो दीर्घकालीन फंड है वो फिक्स्ड एसेट्स में लगे तो कार्यशील पूंजी के लिए पैसा उसका नहीं बचता है, तो ये अच्छी सॉल्वेंसी का परिचायक नहीं होता है। तो इसलिए ये इसका जो है वो अच्छी शोधन क्षमता का परिचय किए नहीं होती है। तो एक कुछ बातें जो हैं वो अपने इसमें छाँटी गई हैं, जिनके बारे में अपने को सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में बताना चाहता। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं। ये ओनरशिप रेशियोज़ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।